मैं तो हैरान हूं कि ऐसा बिल जिसमें वास्तव में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, साधारणतः एक अच्छी व्यवस्था जो वर्षों से चल रही है, इसका जो मूल बिल है, मूल जो कानून है, ये 1923 में बना था और एक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो आधुनिक सोच है कि देश ने गुलामी की मानसिकता से निकलना चाहिए, पुरानी बातों को कब तक हम झेलते रहेंगे, कब तक पुराने तौर तरीकों पे देश चलेगा, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने कानून को अच्छी तरीके से देखा। जो अच्छी बातें थी उसको यथासंभव कायम रखा। जहां हमें लगा कि कुछ सुधार हो सकता है, चाहे वो डेफिनेशंस में हो, चाहे इंस्पेक्शन के प्रावधान में हो, अलग अलग प्रकार से इस कानून को स्टेक होल्डर्स के साथ, जो इससे जुड़े हुए हैं लोग, उन सबसे चर्चा करके एक आज के परिप्रेक्ष्य में ये कानून को सदन के समक्ष आपके माध्यम से रखा है। उसके बावजूद जब 19 माननीय सांसद इसमें हिस्सा लेते हैं तो खुशी भी होती है कि लोगों, हमारे माननीय सांसदों में इतनी चेतना है, इतना उत्साह है। थोड़े बहुत हैरानी भी होती है क्योंकि इतने ज्यादा बेबुनियाद बातें भी कुछ सांसदों ने रखी। अब 3-4 सांसदों ने विपक्ष से बार बार भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात की। मैं हैरान हूं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी बॉयलर बिल में कहां से आई। भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो मूल कारण था वो था कि गैस टैंक जो मिथाइल आइसोसाइनेट स्टोर करता था उसमें लीकेज हुई थी, उसका प्रेशर में तकलीफ आई, वो लीक हुआ था क्योंकि उसमें शायद पानी घुस गया था मेंटेनेंस के समय, और बाकी कोई कारण होंगे, वो तो जो जांच कमेटी उसमें बैठी उसने देखा ही होगा। लेकिन इसका बॉयलर से दूर दूर से, कोसों दूर से कोई संबंध नहीं है। बॉयलर होता है जहां पे स्टीम का इस्तेमाल करके हीट जनरेट होती है और उस हीट से या तो फर्नेस चलती है या अलग अलग प्रकार के काम किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अच्छा रहता अगर थोड़ी और जानकारी या बिल का जो व्यापक स्वरूप है इसको भी कुछ मान्य सांसद जिन्होंने बेबुनियाद बातें की है वो उसको अच्छी तरीके से समझते। कुछ तो इतने वरिष्ठ सांसद है जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने भी जब भोपाल गैस ट्रेजेडी को इसके साथ जोड़ा तो मैं बहुत ही हैरान हुआ। खैर, बी दैट एज इट मे, जैसा मैंने कहा कि गुलामी की माइंडसेट, कॉलोनियल माइंडसेट को, पुरानी सोच को, पुराने तौर तरीके को बदलने के लिए, अफसरशाही कम करने के लिए जो हमारा मूल सोच है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार देश को प्रोत्साहित करते हैं कि हम सबको, 140 करोड़ भारतवासियों को मिलकर एक आधुनिक भारत, एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत 2047 तक बनाना है। और वो तभी संभव है जब पक्ष विपक्ष हो, सत्तारूढ़ पार्टी हो, विपक्ष हो, राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकार हो, हम सब विश्वास के ऊपर, हमारे उद्योग जगत के साथ विश्वास से अपना रवैया रखें। और विश्वास एक ऐसा शब्द है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर देशवासी पर रखते हैं और इसीलिए देशवासी भी प्रधानमंत्री पे तीसरी बार उनको जिताकर तीसरी टर्म में 3 गुना तेज गति से, 3 गुना ज्यादा, 3 गुना और प्रभावशाली काम करने के लिए
चुनकर भेजते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी उस पर खरे उतरकर देश को नई ऊंचाइयों पर लेके जाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। मित्रों, वास्तव में इसका मूल अगर देखें इस कानून का, तो 1863 में एक बड़ा सीरियस बॉयलर एक्सप्लोजन कोलकाता में हुआ था। कई सारे जाने उसमें गई और उसके कारण लगा कि बॉयलर्स का इंस्पेक्शन के ऊपर कोई कानून लाना चाहिए। तो बंगाल की सरकार ने 1864 में, मेरे जन्म से ठीक 100 वर्ष पहले, एक कानून लाए जो प्रोवाइड करता था स्टीम बॉयलर्स के इंस्पेक्शन को। यहां से शुरू हुई बॉयलर के कानून की गाथा। उसके बाद 7 अन्य राज्यों ने, उस समय प्रोविंसेस बोलते थे, अपने अपने कानून बनाए। अब ये सब कायदे कानून अलग अलग थे, 7 राज्यों का कोई मेल नहीं था, उससे कठिनाई आती थी, कंसिस्टेंसी नहीं थी और इन अलग अलग प्रावधानों की वजह से काम करने में दिक्कत ना हो, उसकी वजह से उस समय की केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई, बॉयलर लॉ कमेटी 1920 में, और उनके सुझाव के आधार पर 1923 में इंडियन बॉयलर्स एक्ट तैयार किया गया, जो एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ टेक्निकल रेगुलेशंस थे और मॉडल सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स देश भर में बॉयलर कानून को सामान्यता से लागू करने के हिसाब से। इसमें ध्यान दिया जाए कि ये जो एक्ट था, ये टेक्निकल मैटर्स पे ज्यादा निर्धारित था और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इतना ज्यादा रेगुलेशंस के ऊपर छोड़ दिए गए थे। इसमें ज्यादा रूल्स के ऊपर छोड़ दिया गया था। जो रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी वो टेक्निकल मैटर्स थे और रूल्स के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रावधान बनाने का निर्णय हुआ था। उसके बाद वर्षों तक ये कानून में छोटे बड़े बदलाव आते रहे। 2007 में इसमें एक व्यापक चर्चा करने के बाद बदलाव आए। मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को थोड़ा बहुत जरूर बताना चाहूंगा पिछली सरकारों के काम करने के ढंग और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के काम करने के ढंग में क्या फर्क है। ये जो 2007 में बदले गए कानून, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 35 साल पहले 1972 में सरकार ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई कि पुराने हो गए बॉयलर रेगुलेशंस, इसका एक व्यापक ओवरव्यू किया जाए, ओवरऑल किया जाए। कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द लॉज ऑन बॉयलर्स एंड अनफायर्ड प्रेशर वेसल्स के लिए हाई पावर्ड कमेटी बनी। 74 में रिपोर्ट दी जिसमें 21 रिकमेंडेशन थे। अंतर मंत्रालय चर्चा कर 16 को स्वीकार किया गया। कैबिनेट ने 1993 में यानी 74 में स्वीकार करे गए प्रावधानों को 93 में पास किया। 19 साल बाद, 19 साल तक। और हमें सबको पता है ना उस समय किसकी सरकार ज्यादा थी। 74 से 93 किसने सरकार चलाई देश में? किसकी थी? कांग्रेस की थी। 19 साल तक पता नहीं, 93 तक क्या चीज? मुझे समझने में मुश्किल हो रही है, पर अटल जी कहां से आए 1974 से 93? तो आपने इमरजेंसी थोपी थी। 1975 में इमरजेंसी थोपी जब आपके पास विपक्ष की भी कोई तकलीफ नहीं थी। आपने सभी पावर्स कांग्रेस के पास रख लिए, विपक्ष को तो जेल में डाल दिया। तब भी इनमें साहस नहीं था कि जो कानून में सुधार इन्हीं की सरकार, आज के वर्तमान इनके नेता की दादी जी ने
जो कमेटी बनाई थी उसने जो सुझाव दिए थे, उस सरकार इमरजेंसी में पूरे पावर्स होने के बावजूद वो ला नहीं पाई। फिर 81 में उनकी सरकार आई, ला नहीं पाई। 84 में इनके पिताजी आए, वो ला नहीं पाए। 5 साल तक 424 एमपीज की सरकार, वो ला नहीं पाई। ये काम करने का ढंग का, हर एक चीज को लटकाओ फटकाओ, पड़े रहने दो। देश की कहां पड़ी थी इनको? देश में सुधार की कहां पड़ी थी? चलो खैर, 94 में बिल लाए, इंडियन बॉयलर्स अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में पेश किया। राज्यसभा में स्टैंडिंग कमेटी को दिया गया बिल, रिपोर्ट आ गई 95 में। फिर जाके बोल दिया नहीं, वापस परामर्श करेंगे सबके साथ, और फिर लटका दिया बिल। फिर 97 में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई इन लोगों ने, उस एक्सपर्ट कमेटी ने फिर राज्य सरकारों को भेज दिया। 99 में परामर्श के बाद कैबिनेट नोट बना और उसको सभी यूजर्स स्टेक होल्डर से कंसल्ट करके अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार लेके आई। अब देखिए अध्यक्ष जी, मजेदार बात, अध्यक्ष जी मजेदार बात देखिए, 72 से 99, 27 साल तक कांग्रेस की सरकारें लटकाती पटकाती रही। खैर वो भी छोड़ दो। 99 में अटल जी जो प्रावधान कांग्रेस के समय तय किए गए थे, उसको लोगों से चर्चा करके उसको सदन में पेश किया, कैबिनेट ने 2000 में अप्रूव किया और उसको राज्य सरकारों से चर्चा करके उसको सदन में जब पेश किया तो आपको हैरानी होगी कि उस समय कांग्रेस जो विपक्ष में थी, खुद के बनाए हुए प्रावधानों को उन्होंने अपोज किया। यानी जब वो सरकार में थे तो कुछ सुझाव अच्छे लगे, पेश किए, पास नहीं करने की क्षमता थी। अटल जी को लगा कि, मुझे लगता है कि लगा होगा कि भाई कांग्रेस से बनाए तो जरूर समर्थन करेंगे, पर उन्होंने उसी को अपोज कर दिया, पास नहीं होने दिया। और अटल जी का हम सब स्वभाव जानते हैं, वो एक सर्वदलीय सबको साथ लेके चीजों को आगे बढ़ाते थे, लेकिन इन्होंने उसको भी पास नहीं होने दिया। उसके बाद जब 2007 में कांग्रेस की सरकार वही कानून फिर लाई, तो हम विपक्ष में होने के बावजूद हमने समर्थन किया और उसको पास किया, क्योंकि हम देश हित को प्राथमिकता मानते हैं। हमारे लिए देश सर्वप्रथम है, हमारे लिए राजनीति कोई साधन नहीं है हर एक चीज को नोक-झोंक करने का, हर एक चीज को अपोज करने का। मुझे खुशी है आज माननीय सौगता रॉय जी ने भी इसका समर्थन किया। मुझे खुशी है प्रेमचंद्र जी ने अपनी बात करके समर्थन किया। लेकिन मैं बताना चाहता था कि कैसे राजनीति ने इस देश का नुकसान किया है, विशेषकर इस प्रकार की राजनीति जो सत्ता में है तो एक सोच है, विपक्ष में है तो हर चीज को अपोज करो, हर चीज में फेक नैरेटिव डालो, हर चीज में गलत फहमियां पैदा करो। अब बॉयलर बिल में भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करो। इस प्रकार की जो छोटी सोच है, उस छोटी सोच को मुझे लगता है आज सुधार करने की आवश्यकता है। ज्यादा उत्तेजित मत होइए, आपके पास इसमें कुछ बोलने को था नहीं, क्योंकि इसमें कुछ आलोचना करने लायक है ही नहीं इस बिल में। ये बिल तो वास्तव में सर्वसम्मति से पास करने वाला बिल है। हमने इस बिल में क्या किया? आज कई सारे माननीय विपक्ष के सांसदों ने ये बात रखी कि आपने थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर को क्यों अलाउ किया, आपने थर्ड पार्टी को देने से आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया सेफ्टी को, आपने लेबर राइट्स को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। मैं तो हैरान हूं, हमने तो इस बिल में कोई बदलाव नहीं किया है।
ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन 2007 के कानून में आया। 2007 में किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। कांग्रेस पार्टी जिसमें डीएमके और बाकी सब मित्र पक्ष कम्युनिस्ट सब समर्थन करते थे, आपने ही थर्ड पार्टी अलाउ किया था। आज आप अपने आप की आलोचना कर रहे हो। आपकी जानकारी के लिए ये कानून आप लाए थे, हमने तो वही कानून को आगे चलाया, उल्टे थर्ड पार्टी को और मजबूत किया। जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स आज चेक करते हैं उन सब के ऊपर एक ओवरसाइट कैसे हो, किस प्रकार से अच्छे लोग काम करें, किस प्रकार से अफसरशाही ना हावी हो जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे प्रेमचंद्र जी ने आलोचना की। ये हो सकता है कि केरल में वो बिजनेस में अड़चने डालना चाहते हो, वो अलग बात है। तो मुझे लगता है आज पूरा देश चाहता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, ये आज देश की धारणा बन चुकी है। आज ये समय की मांग है और इस समय की मांग के साथ मोदी जी देश में बड़े बड़े परिवर्तन कर रहे हैं। ये भी कहा गया कि 6 महीने में इंस्पेक्टर को भेजा जाए। मेरा तो सिर पटका के कमाल है। आप चाहते हो कि हर 6 महीने में सरकारी अफसर और इंस्पेक्टर अंदर जाए और तकलीफें दे बिजनेस को? आप चाहते हो कि लोग यहाँ पे निवेश ना करें? आप चाहते हो कि देश फिर आपकी तरह महंगाई और पिछड़ा देश बन जाए? ये स्वाभाविक था। यही कारण रहे होंगे कि 2004 से 14 तक हमने देखा देश कैसे एक मजबूत अर्थव्यवस्था से एक कमजोर अर्थव्यवस्था बन गया। 2004 से 14 देखा कि एक देश से अटल जी ने इतनी मजबूत व्यवस्थाओं को छोड़ा था। हाई ग्रोथ रेट, लो इन्फ्लेशन, हाई फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, ये चिदम्बरम जी को, मनमोहन सिंह जी को विरासत में मिली। और उन्होंने मोदी जी के लिए क्या छोड़ी? 14 में एक फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी, एक कमजोर अर्थव्यवस्था जहां ग्रोथ 4%, महंगाई 8%, बैंक जर्जर हालत में, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। और जो सोच आपने आज दिखाई ना, यही सोच ने इस देश को 10 साल में पिछड़ा बना दिया। यही सोच ने ये हालत कर दी कि भारत का पासपोर्ट लेके दुनिया में किधर जाओ तो कोई इज्जत नहीं मिलती थी। आज आप दुनिया में किधर जाओ, अभी अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख राजनीतिज्ञ, प्रमुख प्रीमियर ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया आए थे, भारत में आए थे। आज सुबह मुझे मिले, शायद अभी स्पीकर साहब के पास भी आए थे। क्या उनको भारत को के साथ व्यापार करने में आज इतनी इच्छा है, इतना उनको उत्साह है कि भारत के साथ संबंध बढ़ाए? दुनिया भर के देश आज भारत के साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि आज भारत में ताकत दिखती है। आज उन्हें दिखता है कि भारत एक विकसित देश बनते जा रहा है। उनको आज दिखता है कि कैसे भारत विकास यात्रा में तेज गति से आज दुनिया में सर्वप्रथम देश बनने जा रहे हैं। आज साथ साथ बड़े बड़े प्रमुख देश भारत के साथ द्विपक्षीय, द्वीपीय, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स करके व्यापार बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिखता है। उनको दिखता है एक डिसाइसिव लीडरशिप है, एक ऐसा नेतृत्व जो निर्णय ले सकता है, कमजोर नेतृत्व नहीं, और ऐसा नेतृत्व नहीं जिसके पार्टी का एक छोटा सा पदाधिकारी कैबिनेट और प्रधानमंत्री के निर्णय को प्रेस के सामने फाड़ के धज्जियां उड़ा दे। वो आज का देश नहीं है। आज के प्रधानमंत्री में ताकत है। आज का प्रधानमंत्री, आज की सरकार जब निर्णय लेते हैं, देश हित और जनहित के निर्णय लेते। इसीलिए इस प्रकार के निर्णय, बॉयलर के कानून में सुधार, ये देश हित, हमारे कामगारों का हित, देश में छोटे बड़े उद्योगों का हित, इन सबको देखते हुए ऐसे कानून देश में लाए जा रहे हैं। कुछ मित्रों ने कहने की कोशिश की कि एग्जीक्यूटिव प्रोविजंस बहुत ज्यादा पावर्स बहुत ज्यादा दे देंगे। जो अब हम डिक्रिमिनलाइज करते हैं कोई कानून को,
जब हम उसमें से जेल के प्रावधान को सरल करते हैं तो स्वाभाविक है कोई ना कोई तो व्यवस्था आएगी, वो सरल व्यवस्था हो। उसके लिए हमने जो फाइन है, फाइन को बदल के एक पेनल्टी में कन्वर्ट किया, जिससे कोर्टों के धक्के ना खाने पड़े। कुछ मित्रों ने तो यहां तक कहा कि आपने हाई कोर्ट में अपील करने का प्रावधान हटा दिया। मुझे लगता है कि शुरुआत में ही ये किसी पहले या दूसरे स्पीकर ने ये बात की थी कि आपने हाई कोर्ट के प्रावधान, हाई कोर्ट में अपील का प्रावधान निकाल दिया और जो निर्णय लिया जाएगा वो फाइनल माना जाएगा। मैं हैरान हूं, आप जरा पढ़ तो लीजिए। ये जो प्रावधान है जिसमें इंस्पेक्टर या जो चीफ इंस्पेक्टर निर्णय लेगा वो फाइनल होगा, इसके ऊपर और कोई कोर्ट में अपील के लिए नहीं जा सकते। ये हमारे 2024 दिसंबर में राज्यसभा में पास हुए या आज लोकसभा में पास हुए कानून में नहीं है। ये 1960, कौन था 1960 में निशिकांत जी? निशिकांत जी थे, यानी निशिकांत जी थे, परदादा की सरकार थी, पिताजी नहीं, दादी नहीं, परदादा की सरकार थी 1960 में। उस समय 1960 में यह प्रावधान लाया गया, फाइनलिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंस्पेक्टर। जो इंस्पेक्टर ऑर्डर दे वो फाइनल है और उसके ऊपर कोई अपील का प्रावधान नहीं। मुझे लगता है कि नेहरू जी ने अच्छा काम किया था, हमने उनका सम्मान किया। हम आपके तरह नहीं है कि हर चीज की आलोचना करें। अच्छा प्रावधान लाए थे, तब से चले आ रहे, हमने भी उसको आगे बढ़ाया तो अच्छी बात है। पता नहीं चाहते हैं कि और 20-30 साल तक हमारे छोटे उद्योगपतियों को, छोटे उद्योजकों को कोर्टों के धक्के खिलाएं। शायद ये इनकी मानसिक सोच हो। तो देश के जितने व्यापारी, जितने छोटे बड़े उद्योग चलाते हैं, एमएसएमई, सभी को मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि इनसे डरे, इनकी राज्य सरकारों से डरे, क्योंकि इनकी सोच इतनी दकियानुसी है, इनकी सोच इतनी बैकवर्ड है, इनकी सोच अफसरशाही की सोच है। ये सरलता नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि उद्योग जगत पनपे, ये नहीं चाहते सरलता हो कानून में। दूसरा, किसी ने बताया कि टाइमलाइंस दी नहीं गई है। टाइमलाइंस कभी कानून में लिखी जाती है क्या? इतने साल सरकार चलाई, नो वंडर देश का इतना बुरा हाल है, इनको सरकार चलाना ही नहीं आता था। इतने साल सरकार चला के आपको इतनी समझ नहीं है कि रूल्स बनते हैं, रेगुलेशन बनते हैं, वो भी पार्लियामेंट में पेश होते हैं, उसमें भी चर्चा हो सकती है, उसमें टाइमलाइंस दिए जाते हैं। टाइमलाइंस रेगुलेशंस में बनते हैं, रेगुलेशन में टाइमलाइंस दिए जाते हैं और हर एक चीज में टाइमलाइन रेगुलेशन में दिया गया और उसका प्रावधान रेगुलेशन में रहेगा। विषय वह जो आपने दिया उसका जवाब दे रहे हैं। देखिए कितना अस्वस्थ हो गए, कितना अस्वस्थ हो गए जब उनकी नाकामियां, जब आपकी नाकामियां सामने आई तो कितना अस्वस्थ हो गए। अगर छोटा सा बिल था तो इतने सारे स्पीकर्स ने इतनी सारी बातें रखी क्यों? सभा का समय इस विधेयक के पारित होने तक और विचार तक बढ़ा दिया जाए। जब पर्दाफाश हुआ आपकी नाकामियों का
तो आप भाग गए। आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि असलियत को सुन सके। सर, इस प्रकार से भागने से कोई सच्चाई बदल नहीं सकती। इनकी नाकामियां देश ने देखी है और इनकी नाकामियों का पर्दाफाश बार बार पर देखिए अध्यक्ष जी, क्या हालत है। सच्चाई सहन नहीं होती है। इनकी नाकामियों का पर्दाफाश होता है तो सुनने की भी क्षमता नहीं है। कितनी दुर्बलता है विपक्ष में आज के, ये देशवासियों के समक्ष आता है। अध्यक्ष जी, दो चार ही बातें और बोल के मैं विराम देता हूं, जब कोई है ही नहीं सुनने के लिए। कुछ मान्य मित्रों ने कहा कि हमने राज्यों के पावर्स को छीन लिया। हमने कोई बदलाव इसमें नहीं किया है। राज्यों के पावर्स में सिर्फ और सिर्फ वेल नोन मैन्युफैक्चरर जो प्रावधान पहले से केंद्र सरकार के पास था, सिर्फ और सिर्फ वो केंद्र सरकार के पास है। बाकी इसके सभी प्रावधान राज्य सरकार ही लागू करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास करते हैं और सभी इसके प्रावधान राज्यों के हाथों में दिए गए। सेल्फ सर्टिफिकेशन की कुछ लोगों ने बात की गई। मैं समझता हूं कितना अंतर विरोध है इनकी बात में। एक तरफ बोलते हैं इंस्पेक्टर ने 6 महीने में जाना चाहिए, कोई बोलता है कि सेल्फ सर्टिफिकेशन अलाउ नहीं होना चाहिए, कोई कहता है होना चाहिए। हम समझ नहीं पा रहे हैं इनके मन में क्या है। मैं समझता हूं अगर हम विश्वास करते हैं हमारे उद्योजक, हमारे एमएसएमई पर, तो ये इस देश के लिए जरूरी है। सरकार का और मोदी जी का बड़प्पन है, क्योंकि जब तक सरकार विश्वास नहीं करेगी अपनी जनता पर, तब तक जनता का भी विश्वास सरकार जीत नहीं पाएगी। और इसलिए हमने लोगों पर विश्वास किया है और टेक्निकल इंस्पेक्शन थर्ड पार्टी से करके हमने पूरी छूट दी है कि अच्छे लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े, इंस्पेक्ट करें, सर्टिफाई करें, अप्रूव करें। और सभी स्टेक होल्डर से डिस्कस करने के बाद ये बिल लाया गया है। इसमें राज्य सरकार के पावर्स को किसी प्रकार से टच नहीं किया गया है और छोटे लोगों को और सुविधाएं दी गई है, उनके लिए सरलता रखी गई है, प्रोसीजर्स को सरल किया गया है और सेफ्टी को सर्वप्रथम चिंता की गई है। कैसे सेफ्टी अच्छी हो। कुछ लोगों ने कहा एनवायरमेंट के कोई प्रावधान नहीं। मैं सोचने लग गया कि एनवायरमेंट के प्रावधान बॉयलर सेफ्टी के लॉ में ये किस प्रकार के चर्चा चल रही है सदन में। एनवायरमेंट के कानून अलग होते हैं। क्या हर कानून में आप एनवायरमेंट को घुसाना चाहेंगे जिससे लोग अपना व्यापार ही ना कर सके, उद्योग ही ना चला सके। जो एनवायरमेंट, जो प्रदूषण या जो जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदना इस सरकार की है, शायद ही दुनिया में कोई सरकार इतनी संवेदनता पर्यावरण के प्रति दिखाता हो। लेकिन हर कानून में उसको थोपा नहीं जा सकता और उसके लिए अलग कानून है। वैसे अध्यक्ष जी, बड़ा अच्छा कानून है। हमने डेफिनेशंस को सुधार किया है। स्टेट गवर्नमेंट की डेफिनेशन ही नहीं थी पहले के वर्षों में, क्योंकि 1923 तभी स्टेट गवर्नमेंट्स थे नहीं, इससे स्टेट गवर्नमेंट की डेफिनेशन नहीं थी। इनकी सरकार 50-60 वर्ष रही, इनको ये भी ध्यान नहीं आया कि स्टेट गवर्नमेंट की डेफिनेशन तो डाल दे, ये भी नहीं था। पर हमने अभी इस प्रकार की जो गैप्स थी उसको भरा है और एक ऐसा कानून लाए
जिसमें रिडंडेंट या ऑब्सोलीट जो आज के परिप्रेक्ष्य में जिसकी जरूरत नहीं है उनको निकाल दिया गया, उन अनुच्छेद को निकाल दिया गया। चैप्टर्स और प्रोविजंस को बड़े व्यवस्थित तरीके से रिक्लासिफाई किया है, तो रीडेबिलिटी अच्छी है, समझना सरल है। सिर्फ 4 प्रावधान जहां क्रिमिनल एक्शन है वो रखा गया है, क्योंकि लोगों की सेफ्टी, वर्कर्स की सेफ्टी और हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए बाकी सबको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब सिर्फ यह पावर्स रखे हैं कि राज्य सरकारों के साथ मिलके अच्छी तरीके से बॉयलर्स की व्यवस्था को हम निरीक्षण कर सके। सरल कानून, पढ़ने में आसान, उसको लागू करना आसान हो और लोगों के जीवन में तकलीफें कम हो, इसको मद्देनजर रखते हुए एक अच्छा कानून माननीय मोदी जी की सरकार लाई है। मुझे लगता है हम सर्वसम्मति से इसको पारित करें, ऐसा मेरा सदन से अनुरोध है।